क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, हम जब बल आघूर्ण पढ़ते थे, थोड़ा सा हम कुछ सोचते हैं कि आखिर इसकी परिभाषा कैसे निकलेगी, है ना, क्योंकि ऐसी समझ में आएगी जब हम बोलूँगा तो। लेकिन हमने जब बल था और बल होता था आपके पास में F, है ना, और बल को जब मैं बल आघूर्ण में कन्वर्ट करना चाहता हूँ घूर्णी गति में, तो मैंने क्या किया? F इंटू क्या किया? R किया। मतलब बल के साथ क्या कर दिया? दूरी का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो बल का आघूर्ण बल आघूर्ण हो गया। वैसे यहाँ पर क्या करना है हमको? हमारे पास में है संवेग। संवेग हमारे पास में क्या होगा? ये होगा P, और इसको जब यहाँ पर घूर्णी गति में कोणीय संवेग में क्या करना पड़ेगा हमको? परिवर्तित करना होगा। तो जैसे बल के आघूर्ण को बल आघूर्ण बोले, वैसे संवेग के आघूर्ण यानी कि संवेग के साथ दूरी का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो उसका जो आघूर्ण होगा संवेग का, वो क्या कहलाएगा आपका? कोणीय संवेग कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे बल को आपने बल आघूर्ण में बदला तो क्या किया? दूरी का गुणा किया। वैसे ही संवेग को आप क्या करेंगे? कोणीय संवेग में बदलेंगे तो क्या करेंगे? दूरी का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और दूरी के गुणा को आपने आघूर्ण बोला है, वैसे यहाँ पर संवेग के आघूर्ण को क्या बोलेंगे? कोणीय संवेग कहेंगे। समझ में आई बात? तो सूत्र कैसे बना, समझ में आया? कैसे बनता है? यहाँ दूरी का क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। यानी केवल रेखीय गति की राशि से नहीं होता, मतलब उसके साथ में हमको दूरी का क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। तो ये एक तरीका हुआ। आप परिभाषा अगर बनाना है इसकी तो इसी तरह से बनाएंगे। किसी कण का कोणीय संवेग, किसी कण के या किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः, किसी कण के घूर्णन अक्ष के परितः रेखीय संवेग के आघूर्ण को, ये कौन सा संवेग है बताइए? कौन सा संवेग है ये? रेखीय संवेग है ना। ये P क्या है? रेखीय संवेग। ठीक है, तो रेखीय संवेग के आघूर्ण को, रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं हम? उस अक्ष के परितः उस कण का क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। तो किसी अक्ष के परितः, किसी कण के, किसी अक्ष के परितः किसी कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को, दूरी का गुणा हुआ मतलब क्या हुआ? वो आघूर्ण बन गया। ठीक है, तो किसी अक्ष के परितः किसी कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। ये पहली परिभाषा है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में करूंगा तो ऐसा बोलूंगा, किसी अक्ष के परितः किसी कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को उस अक्ष के परितः उस कण का कोणीय संवेग कहते हैं। उसी अक्ष के परितः, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, अक्ष बदलने पर दूरी बदल जाएगी, और दूरी बदलने पर यहां पर सभी राशियां क्या हो जाती है? बदल रही है। बल आघूर्ण भी बदल जाएगा दूरी बदलने पर, बलयुग्म का आघूर्ण भी बदल जाता है दूरी बदलने पर, जड़त्व आघूर्ण भी बदल जाता है दूरी बदलने पर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर दूरी का कितना महत्व है आप समझ सकते हैं। इसलिए, और दूरी का महत्व मतलब अक्ष का महत्व है। अक्ष बदलोगे दूरी बदल जाएगी, दूरी बदल जाएगी सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए हमको अक्ष के बारे में बार बार यहाँ की परिभाषाओं में बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड और डेफिनेशन यदि हम देंगे तो ये इसी तरह की डेफिनेशन बनती है। किसी अक्ष के परितः किसी कण का, किसी कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को उस अक्ष के परितः उस कण का क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, और यदि सिंपल परिभाषा डायग्राम के थ्रू, मतलब इस सूत्र के अनुसार देना चाहते हैं तो सीधे परिभाषा बन जाएगी आपकी, कोणीय संवेग इज इक्वल टू, ये तो समझने के हिसाब से बताया, कोणीय संवेग इज इक्वल टू हो जाएगा रेखीय संवेग गुणा रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की किससे? घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये लाइन आप लोगों के लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि बल आघूर्ण की परिभाषा में आपने वही लिखा था, बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। आज बल के स्थान पर संवेग आया है, इसलिए कोणीय संवेग इज इक्वल टू रेखीय संवेग गुणा रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी।
तो सीधे सीधे यदि परिभाषा देना है, अगर ये परिभाषा आपको नहीं जम रही है, ये मैंने आपको समझाया हूं कि घूर्णी गति में होता क्या है। घूर्णी गति में होता है दूरी का गुणा, और दूरी के गुणा को क्या कहते हैं? हम आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा, सीधी सीधी बात। ठीक है, लेकिन सूत्र के अनुसार अगर हम इसको जानते हैं तो बल आघूर्ण जैसे हम परिभाषित करते हैं वैसे कोणीय संवेग को भी क्या कर देंगे? परिभाषित कर देंगे। और कैसे परिभाषित करेंगे? कैसे परिभाषित करेंगे? किसी कण के रेखीय संवेग, है ना, किसी कण के रेखीय संवेग तथा रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलिए, परिभाषा समझ में आ रही नहीं आ रही है? बोलो। हाँ ना कुछ? हाँ, 2 बार बता देता हूं मैं। ठीक है, फिर से देखें। ये समझ में आया शुरुआत का कुछ, है ना? दूरी का गुणा करते हैं, क्या कहलाता है? आघूर्ण। और रेखीय संवेग के साथ क्या कर दिया हमने? दूरी का गुणा कर दिया, तो क्या कहलाया वो? रेखीय संवेग का क्या कहलाया? आघूर्ण कहलाया। और रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहा? कोणीय संवेग। मतलब एक लाइन में अगर इसको भी बोलेंगे तो किसी कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। किसी कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। और इसी आधार पर P × R लिखा है, तो P क्या है? रेखीय संवेग, और R क्या है? रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो वहां क्या लिखते थे? बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अभी हमने क्या लिखा है? कोणीय संवेग इज इक्वल टू रेखीय संवेग गुणा रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो इन्हीं को तो परिभाषा में उपयोग कर रहे हैं कि किसी कण का कोणीय संवेग उस कण के या किसी कण के रेखीय संवेग तथा रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। होगा किसी कण के रेखीय संवेग तथा रेखीय संवेग की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल L से। कैपिटल J से भी प्रदर्शित करते हैं, है ना? कई पुस्तकों में आपको कैपिटल J भी दिखेगा कोणीय संवेग के रूप में, तो घबराना नहीं है। J से भी लिखते, L से भी लिखते। क्लियर दैट? तो L से लिख रहा हूं मैं। L इज इक्वल टू रेखीय संवेग हो गया P और अक्ष से दूरी कितनी हो गई? R। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया भैया? PR। ठीक। यदि इसका सदिश रूप लिखना है आपको, सदिश रूप, तो सदिश रूप में थोड़ा सा क्या होता है कि संवेग एक सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर L लग जाएगा इज इक्वल टू, और ये P × R नहीं, वेक्टर R क्रॉस P होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सूत्र तो आप PR याद रख लीजिए, लेकिन जब इसका सदिश रूप लिखा जाता है ना, सदिश रूप लिखा जाता है तो वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। और आप क्रॉस को बदल नहीं सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, यानी आप वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P को वेक्टर P क्रॉस वेक्टर R नहीं लिखते हैं। याद रखिए, सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब इतना निकल गया तो अब क्या निकालना चाहिए हमको? मात्रक निकालना चाहिए। मात्रक कहां से निकलेगा? उसी सूत्र से निकलेगा। L इज इक्वल टू क्या है? PR है। P क्या है? P क्या है? रेखीय संवेग। और रेखीय संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का सूत्र क्या होता है? बोलिए, बोलो, संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का सूत्र किसी को नहीं मालूम? बहुत बढ़िया है। क्या चाहते हो तुम लोग? अरे संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग होता है। हद कर दिए, mv और ये r। अब आसानी से क्या करो आप? इसका मात्रक निकाल लो। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम।
वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और आर क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। क्लियर। और यदि ऐसा हो गया तो थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, या और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहते हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये हो गया आपका मात्रक। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र वो भी ऐसे ही निकलेगा। कैसे, ये देखो, m, m के लिए द्रव्यमान है ना, क्या लिखेंगे द्रव्यमान के लिए m। वेग, वेग का किसको नहीं मालूम, वेग का विमीय सूत्र बोलिए। हाँ, LT माइनस 2 होता है, वेरी गुड, है ना, LT माइनस 1, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है आपका, है ना, पाकिस्तान भेजते हैं तुमको। तो MLT माइनस 1 और R, R मतलब दूरी है, तो दूरी के लिए क्या आएगा, L आ जाएगा। खुली किताब है, द्रव्यमान का M, वेग का LT माइनस 1, दूरी के लिए L। थोड़ा लिख देते हैं ML2T माइनस 1, ठीक है। और राशि कैसी होगी, यानी कि प्रकृति क्या है इसकी, सदिश राशि है, दिख रहा है कि नहीं, वेक्टर L, तो ये हो गई सदिश। तो ये हो गया आपका कोणीय संवेग की परिभाषा, उसका सदिश रूप, उसका सूत्र, उसका मात्रक, उसका विमीय सूत्र और उसकी प्रकृति कि वो सदिश है या अदिश है। क्लियर।